Okay, dear students and viewers, good morning. Today is Saturday. Once again, I have just come to see you, although indirectly, not directly. प्रत्यक्ष तो आपको देख नहीं सकता, लेकिन हाँ अनुभव कर सकता हूं कि आप दिलचस्पी के साथ इस लेक्चर को सुन रहे होंगे। जब सैटरडे आता है तो फिर मेरा स्वयं का मन मचलने लगता है कि अपने ऑडियंस, अपने स्टूडेंट से एक बार ऑनलाइन वार्ता करूं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, हमारे कुछ हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले व्यूअर्स हमसे बहुत दूर हैं। लेकिन आज की इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में अब जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा रह नहीं गया, तो यही आपसे संवाद स्थापित करने का एक माध्यम है। लेकिन जब सैटरडे आता है टू शेयर विथ यू, तो फिर फ्राइडे से ही दिमाग में चलने लगते हैं कौन सा टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। अब इस बार मैं थोड़ा असमंजस में था। असमंजस की वजह यह थी कि हमारे सामने 3 टॉपिक्स थे, एक को चुनना था। एक टॉपिक एकेडमिकली सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थे। वो था रामचंद्र गुहा की एक बुक आई है, द रेबेल अगेंस्ट द राज। तो होता यह है कि नेशनल मूवमेंट में हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया है। वो देशी हैं, गांधी से लेकर सुभाष, भगत सिंह से लेकर आप कह सकते हैं एम.एन. रॉय, कम्युनिस्ट लीडर, सभी ने उसमें हिस्सा लिया। और नेशनल मूवमेंट में महिलाओं का योगदान, विमेंस, बहुत सारा वर्क इस पर हुआ है। लेकिन बहुत कम वर्क इस बात पर हुआ है कि कुछ ऐसी फॉरेन नेशनल्स भी थे जिन्होंने हमारे नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उन पर अभी अपेक्षित रिसर्च नहीं हुआ है। और यूपीएससी ऐसे ही स्ट्राइकिंग टॉपिक को चुनता है। 2013 में जीएस में उससे पूछा जा चुका है। तो पहला असमंजस तो था कि रामचंद्र गुहा की पुस्तक आई है, तो इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली इन मेंस, आई हैव टू चूज अप दिस टॉपिक। फिर एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना या दुर्घटना नहीं कह सकते, बिकॉज शी वॉज द वेरी ओल्ड एज क्वीन। अब तो अच्छी खासी जिंदगी जी, और एलिजाबेथ II आप जानते हो कि सबसे लॉन्ग रेनिंग क्वीन रही। तो उस पर मैंने सोचा एक लेक्चर बनाऊं। प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज तो एग्जैक्टली नहीं बन पाता, लेकिन अपने आप में वह भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता कि हम उसको स्टार्ट करते कि कैसे दुनिया की पहली मॉडर्न डेमोक्रेसी मोनार्की को लेकर चली। और एक समय ऐसा था कि ब्रिटेन में राजतंत्र उतना ही पावरफुल था जितना इंडिया में अकबर द ग्रेट। लेकिन कैसे कैसे वहां मोनार्की पावर लूज करती गई, पार्लियामेंट पावर गेन करता गया, डेमोक्रेटाइजेशन होता गया। लेकिन इस 21st सेंचुरी में भी ब्रिटिश लोग अभी तक अपनी इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की का अबोलिश करने के मूड में नहीं है। और एक दिलचस्प बात और भी है कि चूंकि ब्रिटेन अपने ओल्ड कॉलोनियल कंट्रीज को लेकर एक बंधुता जैसा समूह बनाया है, ब्रदरहुड, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जिसमें क्वीन का स्पेशल स्टेटस है। उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा सा इस पर भी काम हो सकता था। लेकिन मैं, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम मेकिंग ए कन्फेशन। जो टॉपिक मैंने चुना, मुझे अचानक से फ्राइडे को मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। ये जो डेकेड्स है, ये डेकेड्स कितना इंपॉर्टेंट और कितना डेंजरस डेकेड है। दुनिया ने एक बहुत बड़ा पैंडेमिक देखा, दुनिया ने एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस देखी, फिर दुनिया फिर एक बार वर्ल्ड वॉर के कगार पर आ गया। तो आप जानते हो कि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो हमेशा वर्तमान में हमें शिक्षा देती है, और पास्ट और प्रेजेंट के बीच हमेशा कम्युनिकेशन होता है। अचानक से मेरे मस्तिष्क में आया कि नहीं, मुझे यही टॉपिक लेकर चलना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक चलचित्र दिखाता हूं, बहुत ही लेमैन टर्म में, नॉट मतलब इन ए फॉर्मल सेंस, कि कैसी 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच जो यूरोप की स्थिति है और वर्तमान में जो यूरोप से लेकर एशिया पैसिफिक रीजन की स्थिति है, ये दोनों में कितनी समानता है। 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच जो
हिटलर और मुसोलिनी के बीच का जो अलायंस हुआ था, जो इटली और जर्मनी के बीच जो सहमति बनी थी, और वर्तमान में जो रूसी गणतंत्र या रूस और चीन के बीच का जो अलायंस है, क्या हमें उस पुराने अलायंस की याद दिलाता है? तो आपने पिछले साल निबंध में एक प्रश्न देखा था, यूपीएससी निबंध के पेपर में, कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी देन एज ए फार्स। पहले हीगेल ने चर्चा की थी और कार्ल मार्क्स ने इसको इलेबोरेट किया था। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह और दूसरी बार प्रहसन की तरह। तो भाई मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और ऑडियंस को जिज्ञासा होगी, प्रहसन की तरह क्यों? ये बात तो समझ में आती है, त्रासदी की तरह। जैसे कोई दुर्घटना होती है, हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं और वह घटित होती है, हमें पीड़ा होती है, तो त्रासदी की तरह होती है। लेकिन प्रहसन की तरह, यह अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक प्रश्न है कि प्रहसन की तरह क्यों? तो जब पहली बार हम त्रासदी से सबक नहीं लेते हैं तो वही घटना दोहराई जाती है, लेकिन इस बार वह फार्स है, प्रहसन है। प्रहसन इसलिए है कि अब रूलर या बच्चे या पीपल, आपने इस लेसन से सबक नहीं लिया, इसलिए आप दोबारा इसको भोगो और इसके लिए आप खुद उत्तरदायी हो। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इज ए फार्स। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं 1920s और 30s के दशक में, और उसकी तुलना मैं करता हूं 2122, आप समझ सकते हो कि उसकी तुलना मैं करता हूं 2022, मतलब जो प्रेजेंट 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी है, उससे। और फिर यह जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या समानता है। कहां से शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है। आप मानकर चलिए, मैं अपने उन ऑडियंस और स्टूडेंट्स तो नहीं, स्टूडेंट्स ने तो ऑलरेडी जो क्लास किया होगा या एक्स स्टूडेंट्स होंगे, उनको तो पता होगा, लेकिन हाँ, उन ऑडियंस से मैं आई एम जस्ट सीकिंग पार्डन कि आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की तस्वीर आपके सामने नहीं होगी, थोड़ी सी दिक्कतें होगी, लेकिन चलिए मैं उसको हल करने का प्रयत्न करता हूं। प्रथम विश्व युद्ध घटित हुआ, दो पार्टी थी, एक सेंट्रल पावर्स थे, दूसरे एलाइड पावर्स थे। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य था। जो एलाइड पावर्स था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पहले रूस भी था, लेकिन क्रांति के बाद सोवियत रूस अलग हो गया जर्मनी के साथ ट्रीटी करके, और लेकिन अलग फिर नए पार्टनर्स आ गए, यूएसए आ गए, जापान उसमें शामिल हो गया। कुल मिलाकर अगर कॉलोनीज को भी काउंट करें तो 22 कंट्रीज उस एलाइड ग्रुप में थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइनली सेंट्रल पावर्स की हार, जर्मनी की पराजय के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। यूरोप ने और कुछ हद तक वर्ल्ड ने, विशेषकर यूरोप ने, चैन की सांस ली। लेकिन इन टू वर्ल्ड वॉर्स के बीच जब आप देखेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आता है, पेरिस में एक पीस कॉन्फ्रेंस होता है। इस पीस कॉन्फ्रेंस में भी इस शब्द में इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आपको मिलेगा कि आपको खुद आश्चर्य होगा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पीस कॉन्फ्रेंस होगा जिसने इतना अधिक डिस्टर्बेंसेस पैदा किया हो। मतलब यह एक कहलाया शांति सम्मेलन, लेकिन शायद ही किसी दूसरे सम्मेलन ने इतनी अशांति पैदा की हो। क्यों? क्योंकि जर्मनी के पंख कतर दिए गए, जर्मनी को विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया गया। टुकड़ों में बांटने का मतलब है कि उसको डिवाइड पूरी तरह से नहीं किया गया, उसका लगभग 13% भूभाग छीनकर अलग अलग कंट्रीज को कंपनसेशन में दे दिया गया। अब देखिए, आपको तो मैं एग्जैक्टली पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के प्रोविजंस की तरफ नहीं लाता हूं, लेकिन हाँ, मैं आपको थोड़ा सा उसकी झलक देता हूं कि आप अगर देखें तो अब देखिए, ये जो जगह आप देख रहे हो, अब इसका कुछ भाग काट के पोलैंड को दे देगा। पोलैंड इसके नेबरहुड में है, ये जगह है, ये पोलैंड है, ये जर्मनी है। इसका कुछ भाग काट के डेनमार्क को दे देगा, कुछ बेल्जियम को दे देगा, कुछ ये पार्ट आप देख रहे हो ना, चेकोस्लोवाकिया को 30 लाख
जर्मन पॉपुलेटेड जनसंख्या यह दे दिया गया बोहेमिया जैसे इसको मिलाकर, और कुछ इसकी एक अलग कहानी है जिसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो आपको थोड़ा सा जटिलता पैदा कर देगी। उसको मिला के कुल चेकोस्लोवाकिया का निर्माण किया गया। तो इस तरह से जर्मनी ने अपना बहुत सारा भूभाग खो दिया और जर्मनी को बड़े कठोर दंड दिए गए। पराजित पक्ष को इतने कठोर दंड देने की परंपरा नहीं थी। इससे पहले जो युद्ध में जो पराजित होते थे उनके लिए मुआवजा शब्द आता था, उसको कंपनसेशन बोलते हैं। कंपनसेशन में होता है कि आपसे एक लंप सम, एक मुफ्त अमाउंट ले लिया जाएगा और आपको बरी कर दिया जाएगा। पहली बार पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो ट्रीटी ऑफ एक वर्साई की संधि जो जर्मनी के साथ की गई, उस वर्साई की संधि में उसको मुआवजा की जगह इंडेमनिटी शब्द का प्रयोग किया गया। इंडेमनिटी का मतलब होती है क्षतिपूर्ति। अब वॉर में तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के इकोनॉमिक बेस को डैमेज करता है, वो तो उसकी रणनीति में शामिल होती है ताकि सामने वाले घुटने टेके, और बाद में अगर वो हार जाए और वो पूरी क्षति की जुर्माने की राशि उस पर थोप दी जाए तो उसको चुकाना तो उसके बियॉन्ड नेशनल कैपेसिटी होता है, जो जर्मनी का था। तो मतलब जर्मनी का पंख बहुत बुरी तरह कतर दिए गए थे। इतिहास में अगर आप प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज को देखने में विश्वास करते हो तो थोड़ा सा तुम पहले चलो और पहले जाकर कांग्रेस ऑफ वियना को देखो जो 1815 में हुआ था। तो आप कहेंगे भाई ये कांग्रेस ऑफ वियना की क्या खासियत थी? तो ये हुआ था नेपोलियन के युद्धों के बाद वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार से जर्मनी इसमें एक कन्विक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, हालांकि दोषी केवल अकेला जर्मनी नहीं था लेकिन पराजित था, तो टोटल उसी पर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के हेड थोप दिया गया था उसमें एक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत। तो उसी तरह से फ्रांस उसमें दोषी माना गया था वियना कांग्रेस में, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस के साथ नेपोलियन की विदाई हो गई और फ्रांस के साथ बहुत ही लेनियन ट्रीटमेंट किया गया। इतना कि बाद में उसका एक मेंबर्स भी बना दिया गया जो कंसर्ट ऑफ यूरोप जैसा संगठन था उसका। इसीलिए हेनरी किसिंगर एक अमेरिकी, जो पिछले लेक्चर में मैंने उनका एक बुक भी आपको रेफरेंस में बताया था, हेनरी किसिंगर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कांग्रेस ऑफ वियना और पेरिस शांति सम्मेलन पर, कि कांग्रेस ऑफ वियना और पेरिस शांति सम्मेलन में अंतर यह है कि कांग्रेस ऑफ वियना में जो इच्छित था और जो संभव था उन दोनों के बीच तालमेल लेकर चला गया, जबकि पेरिस शांति सम्मेलन में जो इच्छित था और जो संभव था उन दोनों के बीच कोई संगति नहीं थी। अब हियर आई हैव टू हेल्प माय इंग्लिश, यू कैन से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एज वेल। हालांकि मैं आपको बहुत जल्दी प्रॉमिस करता हूं कि मैं इंग्लिश के लेक्चर को सेपरेट करूंगा, थोड़ा समय अभाव के कारण अभी नहीं कर पा रहा हूं। वेरी सून आई विल जस्ट कम टू माय इंग्लिश चैनल एज वेल साइमल्टेनियसली with some new topics। यहां पर माने what there was some sort of synthesis between what was desired and what was possible। मतलब क्या आप चाहते हैं जर्मनी से फ्रांस से, और क्या फ्रांस अदा कर सकता है। कांग्रेस ऑफ वियना में दोनों के बीच संगति थी, तो जो डिजायर्ड था और जो अचीवेबल था, जो प्राप्त किया जा सकता था, उसके बीच संगति बनाकर चली गई। और जो वर्साई की संधि है उसमें अब आप यही समझे कि उसको इतनी कंपनसेशन की राशि ला दी गई थी कि ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल में आया हुआ एक अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स, जिसे मैंने कई बार आपको परिचय कराया है, जॉन मेनार्ड केन्स बिकेम फेमस इन हिस्ट्री एज ही इमर्ज टू बी अ वेरी ट्रेंचेंट क्रिटिक ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। मतलब जॉन मेनार्ड केन्स की प्रसिद्धि इसी बात पर मिली थी कि वे वर्साई की संधि में जो जर्मनी पर जुर्माने थोपे गए थे, जर्मनी उस राशि को चुकाने में बिल्कुल असमर्थ था। और इस बात को बहुत पहले आगाह कर दिया था जॉन मेनार्ड केन्स ने कि देखिए आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आगे बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। पूरी यूरोप की इकोनॉमी पहले बैठेगी, फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठेगी। एंड ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ or the membership of the delegation, the British delegation, who just came to visit the Treaty of Versailles, Paris Peace Conference। तो ये आलम है। अब कहेंगे भाई आप इतनी बड़ी कहानी क्यों सुना रहे हैं, आवश्यक है आपको सुनना। खैर चलिए, सबसे दुखद बात हुई, क्योंकि मैं अभी
रूस से फिर उसकी समानता स्थापित करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर आप जर्मनी को विलेन मान रहे हो, तो उसका उस विलेनियस जर्मनी का जो चीफ आर्किटेक्ट था, जो जर्मनी को के खलनायकी का जन्मदाता था, वह था विलियम कैसर। युद्ध में जब जर्मनी हार गया तो विलियम कैसर हॉलैंड भाग गया था। आर्मी को सत्ता सुपुर्द करके वो हॉलैंड भाग गया। उसको पेनलाइज भी नहीं किया जा सका, उसको दंड भी नहीं दिया जा सका, क्योंकि हॉलैंड ने उसे सुपुर्द नहीं किया। इधर क्या हुआ जर्मनी में कि तब तक इधर एलाइड पावर्स ने भी कहा कि हम किसी आर्मी से बात नहीं करेंगे, कोई सिविलियन गवर्नमेंट चाहिए। उधर जर्मन लीडर्स गैदर हुए, एक वाइमर नामक जगह है, और उसी वाइमर नामक जगह पर जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक हुई और उन सबों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसको कहते हैं वाइमर रिपब्लिक, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर संविधान। उस संविधान में मोनार्की को समाप्त कर दिया गया और एक गणतंत्र या रिपब्लिक का प्रावधान लाया गया। और यह पहला डेमोक्रेसी से साक्षात्कार था जर्मनी का, जो आप अगर पूरे यूरोप के इतिहास में देखेंगे तो जर्मनी में सैन्यवाद की एक लंबी परंपरा रही थी। वो परंपरा चली आ रही थी किसके समय से? तो बार्बरिक जर्मन इन्वेजन रोमन एम्पायर पर हुआ था। तभी से जर्मनी, आप देखोगे कि नॉर्मली जर्मनी के बारे में यूरोपियन लोगों की धारणा यह है कि जर्मन लोग थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। उस कंट्री में जहां पर मिलिट्रिज्म की एक लंबी परंपरा रही थी, वहां पर डेमोक्रेसी से पहला साक्षात्कार हो रहा था। और वही वाइमर गणतंत्र जब बात करने एलाइड पावर से गया, आप ही बताइए उस समय इनको क्या चाहिए था कि उस गणतंत्र का हाथ मजबूत कर दें, ताकि जर्मनी के लोगों में गणतंत्र के प्रति इज्जत रहे, उसके प्रति इज्जत की भावना रहे। लेकिन इन्होंने क्या किया? गणतंत्र को इतना अपमानित कर दिया, वाइमर गणतंत्र को, कि जर्मन लोगों की नजर में वाइमर गणतंत्र की पहचान जर्मनी के राष्ट्रीय अपमान के साथ जुड़ गई। इट गॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल ह्यूमिलिएशन ऑफ जर्मनी। तो कभी जर्मनी में उसकी पैठ ही नहीं हुई। और आगे चलकर जब हिटलर का उद्भव हुआ, तो हिटलर का सही मायने में जन्मदाता वारसाई की वो कठोर संधि थी, जिसने हिटलर के उस एग्रेसिव पॉलिसी को जस्टिफाई किया। ये मैं आपको यहां ये बताना चाहता। अब चलिए, अब आप इतना तो जानते होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दोषी राष्ट्र थे, उसमें दो राष्ट्र का नाम, वैसे तो आप तीन का जानते होंगे, कम से कम दो राष्ट्र का नाम आप जानते होंगे, एक जर्मनी और दूसरा इटली। तो इटली में आपने बेनिटो मुसोलिनी का नाम सुना है, और जर्मनी में आपने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना है, और आपने एक विचारधारा के रूप में फांसीवाद का भी नाम सुना है। हालांकि फांसीवाद की तो अपनी एक लंबी चौड़ी परिभाषा है, उसके ओरिजिन की भी अपनी एक अलग कहानी है, और उस फांसीवाद की जो जटिलता है या उसमें किन किन विचारधाराओं का मिश्रण है, यह एक थोड़ी सी जटिल वार्ता हो जाएगी। मोटे तौर पर आप समझ लें कि फांसीवाद का मतलब होता है उग्र राष्ट्रवाद, एग्रेसिव नेशनलिज्म, जो राष्ट्र की महानता के नाम पर अपने हर एग्रेशन को जस्टिफाई करता है। तो ये भाव पैदा हुआ टू वर्ल्ड वॉर्स के बीच। तो उसमें दो विश्व युद्धों के बीच, जिसमें जर्मनी में तो वारसाई की संधि ने उसको जन्म दिया। अब आप यह कहें कि भाई इटली को क्या वजह थी, इटली आखिर इसमें क्यों शामिल हुआ, आपके मन में जिज्ञासा होगी। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अब इटली पर थोड़ा सा आते हैं। ये देखिए, ये है इटली। तो क्या हुआ था, आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के पॉलिटिक्स पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले 20वीं सदी के आरंभिक दशक में दो गठबंधन बने थे यूरोप में। ये दोनों मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे। एक का नाम था ट्रिपल अलायंस, दूसरे का नाम था ट्रिपल एंटेंट। ये जो इटली आप देख रहे हो ना, ये ट्रिपल अलायंस में शामिल था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ। तो कायदे के हिसाब से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इनको जाना चाहिए था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ। लेकिन चलिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी और इटली के मन में लालच यह हो गया कि हम जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ क्यों जाएं। वैसे भी वो बहुत गहरे स्तर पर इनसे जुड़ा हुआ नहीं था, इसने इनके पक्ष से वॉर में जाने से इनकार कर दिया। तो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो ट्रिपल अलायंस के मेंबर होने के बावजूद भी इटली उस वॉर से बाहर रहा था।
लेकिन फिर क्या हुआ कि 1915 में ब्रिटेन ने, क्योंकि उसमें वॉर चल रहा था, तो दोनों पक्ष चाह रहे थे कि अधिक से अधिक हमारे मित्रों की संख्या बढ़े ताकि हमारा वॉर एफर्ट्स ज़्यादा मजबूत हो, मतलब युद्ध में हमारी स्थिति मजबूत हो। तो ब्रिटेन ने इटली के साथ संपर्क किया और इटली को एक प्रपोजल दिया, उसको रोम की संधि बोलते हैं 1915 में, कि भाई आप युद्ध में हमारे साथ आ जाइए। अब देखो यह है एड्रियाटिक सागर, इसी को एड्रियाटिक क्षेत्र बोलते हैं। तो इटली ने मांग की कि देखिए ऐसा है कि हम युद्ध में आ सकते हैं, लेकिन बदले में आपको एड्रियाटिक क्षेत्र में आपको हमें कुछ भूभाग देना होगा। और उसने कुछ कुछ खास भूभाग की मांग की। अब वो भी डिटेल से मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आपके कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाएगा। तो चलिए उसमें डालमेटिया, एडेलिया, एजियन द्वीप समूह, ये सब कुछ कुछ रीजन्स है। फ्यूम बंदरगाह मिल जाए, युगोस्लाविया से फ्यूम बंदरगाह मिल जाए हमें, अल्बानिया पर हमारा संरक्षण मिल जाए, मतलब बहुत तरह के उनके एक्सपेक्टेशन थे। अल्बानिया ये राज्य है, ये अल्बानिया है, ये देखो यहाँ पर, इस पर हमारा संरक्षण हो जाए, एड्रियाटिक में हमारी पकड़ हो जाए। ब्रिटेन को उस समय वॉर जीतना था, उसने गलत प्रोमिसेस करके इटली को ला दिया। अब क्या हुआ, जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में 5 संधि हुई थी, जर्मनी के साथ तो वर्साई की संधि हुई और ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि हुई। तो सेंट जर्मेन की संधि में जो इटली को जो तोहफा मिलने वाला था, जो प्रोमिसेस किए गए थे, वो पुरस्कार मिलने वाला था, वो पुरस्कार मिला नहीं। मिला कुछ, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मिला। इस पर उस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो इटली का प्रतिनिधि था, उसका नाम था ओरलैंडो। ओरलैंडो उसका प्राइम मिनिस्टर था, जो वहां से निकल गया। मतलब वो इतना ज्यादा ग्रीव्ड हुआ, इतना ज्यादा असंतुष्ट हुआ कि उस ट्रीटी से ही निकल गया। तो ये इटली में जो असंतोष था, उसी का फायदा बेनिटो मुसोलिनी ने उठाया और उसने यही मुहावरा गढ़े कि देखिए इटली के साथ धोखा हुआ है, इटली के साथ विश्वासघात हुआ है। और उनका यह कहना है कि जो इटली का एकीकरण जो 1870 में हुआ है, इटली का एकीकरण कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट तब होगा जब हम एड्रियाटिक क्षेत्र में प्रसार करेंगे और आप घबराएं नहीं, हम इटली को फिर वो राष्ट्रीय सम्मान वापस लाएंगे। तो इसी आधार पर बेनिटो मुसोलिनी का उद्भव हुआ। उधर अब हिटलर, एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी के टाइम पीरियड का फर्क आप देखिए। बेनिटो मुसोलिनी का जो उद्भव है वह उद्भव हुआ 1920s में, 1922 में वो प्रधानमंत्री हुआ और हिटलर बना जर्मनी का चांसलर ठीक एक दशक के बाद 1933 में। तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि जिस समय बेनिटो मुसोलिनी आया तो उसने, चलिए, आक्रामक राष्ट्रवाद पर तो थोड़ा बल दिया। अब एक बात मैं थोड़ा सा आपको यहां से विषयांतर हल्का सा करूंगा, क्योंकि तब आप वर्तमान में रूस चीन और वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर को आप 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच के वर्ल्ड ऑर्डर के साथ तुलना कर सकोगे। जैसे ये जो पूरा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो अरेंजमेंट हुआ था और उसमें जो प्रबंधन हुए थे, तो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन आए थे और वो अपने आप को पीस का गारंटर मान रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा विश्वास है कि हम जो यूरोप में प्रबंध करेंगे, संपूर्ण न्याय माने टोटल जस्टिस और राइट टू सेल्फ जजमेंट, आत्मनिर्णय के अधिकार को स्थापित करेंगे, तो उसका एक स्वाभाविक सा फायदा मिलेगा कि यह वॉर यूरोप का अंतिम युद्ध सिद्ध होगा। अब ये उनका कहना था। अब चलिए, उन्होंने प्रबंधन किया और यह भी वादा किया, लीग ऑफ नेशंस एक राष्ट्रसंघ जैसी संस्था बनाई और यह भी वादा किया कि हम यूरोप में रहेंगे और यूरोप के पूरे प्रबंधन के हम भी प्रोटेक्टर होंगे, ब्रिटेन के साथ मिलकर, फ्रांस के साथ मिलकर। लेकिन उनके साथ विडंबना यह रही यूएसए की कि उसी समय, चूंकि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी अनकंटेस्टेड नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन अब तो प्रेसिडेंट ने बहुत सारा पावर यूजर्व कर लिया है, छीन लिया है सीनेट से। मतलब छीन लिया है का मतलब है कि वक्त ने, कोल्ड वॉर के समय धीरे धीरे 1973 के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल वगैरह बने हैं, उसकी एक अलग कहानी है, बहरहाल उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन उस समय सीनेट की पकड़ फॉरेन पॉलिसी पर कुछ ज्यादा मजबूत थी, जो अपर चैम्बर ऑफ अमेरिका है। तो सीनेट ने उनको वीटो कर दिया, कहा कि नहीं, आप अगर
यूरोप में कोई भी शांति के काल में अगर यूरोप के प्रबंधन में रहते हो, ये प्रसिद्ध मुनरो सिद्धांत के खिलाफ होगा। अब ये मुनरो सिद्धांत 1823 में एक तरह से एक अमेरिकन प्रेसिडेंट मुनरो ने दिया था, और उसमें उसने कहा था कि देखिए, कोई भी यूरोपियन पावर्स अमेरिका में इंटरवेन ना करे। और उसमें इम्प्लाइड मीनिंग यह था कि आप विश्वास रखें, अमेरिका भी यूरोप के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब डायरेक्ट नहीं कहा, भाव वही था। तो उनका कहना था सीनेट का कि देखिए, आप अगर जाओगे तो यह तो मुनरो सिद्धांत के खिलाफ होगा, आप वापस आ जाओ। तो अमेरिका वापस आ गया और यूरोप से अमेरिका का कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये पूरी वार्साई की या पेरिस शांति सम्मेलन के जो अनजस्ट अन्यायपूर्ण संधि थे, उसके प्रोटेक्टर बन गए ब्रिटेन और फ्रांस। उधर जर्मनी, पहले इटली में मुसोलिनी आया, फिर जर्मनी में हिटलर आया। अब देखिए समस्या वहां पर जटिलता क्या आ रही है। जटिलता यह आ रही है, एक तरफ बेनिटो मुसोलिनी है, वो बेनिटो मुसोलिनी उस संधि को तोड़ने वाला है। मतलब वो संधि से उसको कोई आस्था नहीं है, इटली का अप्रूवल नहीं है उस ट्रीटी को। इटली समझता है हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो वो धीरे धीरे पहले उसने संधि के कुछ क्लॉजेज को ब्रेक करने की कोशिश की और किया भी। फिर जब जर्मनी का उद्भव हुआ एक दशक के बाद, तो जर्मनी ने तो बिल्कुल ही इसी आधार पर हिटलर आया था सरकार में कि हम इसका बदला लेंगे जो वार्साई की संधि में अपमान हुआ है, जो राष्ट्रीय अपमान जर्मनी का हुआ है। उसने तो खुल्लम खुल्ला संधि को तोड़ने के लिए वो आगे बढ़ गया। तो अब देखिए स्थिति क्या बन रही। स्थिति यह बन रही है जो मुझे अभी यूरोप और अमेरिका के बीच दिख रहा है। मैं अभी कॉन्टेम्पररी पर आऊंगा तो फिर, लेकिन इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं और समझा दूं। अब स्थिति इसमें यह बन रही है कि इधर ब्रिटेन और फ्रांस के परसेप्शन में अंतर है, और उधर अमेरिका और यूरोप के परसेप्शन में अंतर है। अब देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस में भी एकता नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन को जर्मनी से वैसा क्रोध या वैसी घृणा नहीं थी जो फ्रांस को थी। अब इसकी भी एक अलग कहानी है कि फ्रांस को जर्मनी से इतनी घृणा क्यों थी। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन ही हुआ था, जो एक यूनिफाइड जर्मनी बना था, शायद आपने सुना होगा। वो फ्रांस का मान मर्दन करके बना था 1870 के सेडान के युद्ध में। जब जर्मनी ने फ्रांस का मान मर्दन किया था, तो कई आलोचक कहते हैं कि यूरोप ने एक स्वामिनी को खो दिया और एक दूसरे स्वामी को प्राप्त कर लिया। वह स्वामिनी थी फ्रांस और स्वामी था जर्मनी। तो अब क्या है कि फ्रांस तो पहले से ही उसकी हैसियत छोटी हो चुकी थी। चलिए, कुछ बाहरी शक्तियों, कुछ जापान की सहायता से, कुछ अमेरिका की सहायता से, इन सहायता से यूरोप ने आखिरकार जर्मनी को पराजित करने में सफल रहा। लेकिन फ्रांस की चिंता यह थी कि जर्मनी का कहीं भविष्य में उत्थान होगा तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए फ्रांस ने जर्मनी को काट छाट कर छोटा बनवाने में अग्रिम भूमिका निभाई थी, क्योंकि उसका निशाना जर्मनी था। उधर जो ब्रिटेन था, वो ब्रिटेन का परसेप्शन थोड़ा अलग था। ब्रिटेन को लगता था कि भाई, जाने या अनजाने हमसे एक बड़ी गलती हो गई है। हमने जर्मनी को बहुत ज्यादा दंडित कर दिया, और जर्मनी, मतलब जर्मनी वॉज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। जर्मनी को उतनी सजा मिल गई जितनी बड़ी गलती उसने की नहीं थी। जितनी बड़ी गलती उसने नहीं की थी, उस गलती की सजा उसे मिल गई। सो ही वॉज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। मतलब उसको उतनी बड़ी गलती उसने नहीं की थी जितनी बड़ी सजा उसको मिल गई। तो इसलिए ब्रिटेन का जो दृष्टिकोण है वो जर्मनी के प्रति थोड़ा नरम है। अब देखिए परसेप्शन में फर्क क्या। और जर्मनी ने और ब्रिटेन ने निशाना बनाया है इटली को। ब्रिटेन को लगता है कि सबसे बड़ा खलनायक बेनिटो मुसोलिनी है, और फ्रांस को लगता है कि सबसे बड़ा खतरा एडोल्फ हिटलर है। ये दोनों के परसेप्शन में अंतर है। अब देखिए क्या आलम है दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसने यूरोप का पोस्ट वॉर अरेंजमेंट किया। जो उसका चीफ आर्किटेक्ट यूएसए था, वो मतलब तोड़ के यूरोप से जा चुका था। और जो ब्रिटेन और फ्रांस, जो दो पावर्स थे जिस पर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गिरी थी, अब वह यूरोपियन जो सेटलमेंट है उसका प्रोटेक्टर के रूप में काम करे, जो यूरोप में जो प्रबंधन है उसके संरक्षक के रूप में काम करे, इन दोनों के बीच आपस में ही सहमति नहीं थी। तो बड़ा बुरा आलम था।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता कि पहले फ्रांस भी थोड़ा सा बेनिटो मुसोलिनी के प्रति कठोर था, क्योंकि बेनिटो मुसोलिनी तो 1920 के दशक में ही आ गया था। और अगर आप साम्राज्यवाद का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीकी महाद्वीप में प्रसार के लिए इटली और फ्रांस के बीच आपस में कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन जब 1933 में हिटलर का उद्भव हुआ तो फ्रांस का दृष्टिकोण बदल गया। अब फ्रांस चाहता था कि हम मुसोलिनी की सहायता से हिटलर को चेक कर लें, और इसलिए 1933 में एक बड़ी ऐतिहासिक संधि पहले हुई थी। उसको लवाल, एक प्राइम मिनिस्टर था, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, और बेनिटो मुसोलिनी इटली का प्राइम मिनिस्टर था। हालांकि वो अनडेमोक्रेटिक ही था, बल प्रयोग के द्वारा ही वो सत्ता में आया था, लेकिन टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर था और फांसी दल का नेता था। उन दोनों के बीच एक लेवाल मुसोलिनी पैक्ट 1933 में हुआ, और उसके बाद फ्रांस ने मुसोलिनी के साथ सहमति बनाई। उससे पहले मैं एक घटना और भी आपको बताना चाहता हूं। जब आप यूरोप का इतिहास पढ़ोगे तो यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संधि आती है, पर यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है। आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली, बट पॉसिबली 2012 और 13 व्हाट एवर में भी। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है लोकार्नो पैक्ट पर, 1925 के लोकार्नो पैक्ट पर एक प्रश्न है। 1925 में लोकार्नो पैक्ट बना था, तो जिसमें लोकार्नो पैक्ट में एक संधि हुई थी। जैसे उस संधि में ये हुई थी कि जर्मनी, उस समय हिटलर का उद्भव नहीं हुआ था, वो उस समय वाइमर गणतंत्र का ही शासन था। तो ये पैक्ट ये हुआ था कि जर्मनी कभी भी अपनी पश्चिमी बॉर्डर की तरफ अटैक नहीं करेगी, और पूर्वी बॉर्डर पर जो जर्मनी है वह जर्मनी को, ऐसा हो सकता है कि, मतलब अब वो टेक्निकल टर्म में हो सकता है आपको थोड़ी जटिलता लगे, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे देखिए, फ्रांस को तो सबसे बड़ी चिंता अपनी सुरक्षा की थी, और जर्मनी के पश्चिमी बॉर्डर पर था। तो जर्मनी का जैसे राइनलैंड का भूभाग है, बाकी क्षेत्र है, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था कि जर्मनी नहीं आ सकता। तो एक तरह से राइनलैंड भी व्यवहारिक रूप में जर्मनी के क्षेत्र से बाहर था। तो फ्रांस ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह गारंटी लेनी चाहिए कि कभी भी भविष्य में जर्मनी अपने पश्चिमी बॉर्डर को इनक्रोच नहीं कर सकता। वो कंप्लीटली जीरो टॉलरेंस है, वहां पर कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हल्का सा हिंट कर दिया गया कि अगर पूर्वी बॉर्डर जो पूर्वी सीमा है, इसकी वजह क्या है कि ये पूर्वी सीमा आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कुछ कुछ भूभाग ऐसा है जो जर्मनी से छीनकर दूसरे देशों को दिया गया था। जैसे सुडेनटेनलैंड चेकोस्लोवाकिया को दिया गया था, और उसी प्रकार से कुछ पोलैंड को दिया गया था, कुछ कुछ रोमानिया को भी मिला था। तो उसमें तय ये हुआ कि भाई ईस्टर्न बॉर्डर पर जो जर्मनी की सीमा है उसको रिवाइज किया जा सकता है। जर्मनी उस पार्टी, डिस्प्यूटेड पार्टी, मतलब जो पार्टी इन्वॉल्व पार्टी, और प्लस थर्ड पार्टी की मध्यस्थता से, माने यूरोपीय देशों की मध्यस्थता से पूर्वी सीमा पर हम विचार कर सकते हैं। उसमें भी मुसोलिनी ने सिग्नेचर किया इन लोगों के साथ, और मुसोलिनी उसमें, मुसोलिनी भी था, और मुसोलिनी ने भी जर्मनी के पूर्वी सीमा की सुरक्षा दी, की गारंटी दी। फिर एक और दिलचस्प बात हुई 1933 में, जब फ्रांस और मुसोलिनी के बीच सहमति बन गई, तो 1933 में एक एस्ट्रेसा फ्रंट बना। एस्ट्रेसा फ्रंट, सॉरी 1935 में, 1935 में, अप्रैल 1935 में एस्ट्रेसा फ्रंट में इटली है। वह इटली ने इसके जो जर्मनी के जो पूर्वी पड़ोसी है उसको गारंटी दी, हिटलर के पूर्वी पड़ोसी को। तब तक हिटलर आ चुका था, ये 1935 की बात बता रहा हूं। और फिर मैं एक बार आपको स्मरण कराऊं कि हिटलर का आगमन 1933 में ही हो चुका था, और अप्रैल 1935 में एस्ट्रेसा फ्रंट बना। तो ये तय हुआ कि एस्ट्रेसा फ्रंट पर, जो एस्ट्रेसा फ्रंट है, वो फ्रंट का मतलब हुआ कि जो जर्मनी का पूर्वी पड़ोसी देश है, उसको अगर भविष्य में जर्मनी इनक्रोच करेगा, उसकी सीमा का अतिक्रमण करेगा, तो उस अतिक्रमण होने की अवस्था में इटली उसे गारंटी देगी, यानी मुसोलिनी गारंटी देगी। तो कुल मिलाकर माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये तय हुआ कि पहले हिटलर और मुसोलिनी एक दूसरे का प्रतिद्वंदी था, और अगर ये दोनों के बीच खाई बनी रहती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, क्योंकि हिटलर को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि हिटलर इस तरह का इनक्रोचमेंट करता और तोड़ता। लेकिन मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये स्थिति बदल जाएगी। बदल यह जाएगी क्योंकि दो तीन कारण है। एक आई 1929-30 की आर्थिक मंदी,
अभी जो मंदी होती है या पैंडेमिक होती है, उसमें एक दूसरी समस्या होती है। समस्या ये होती है कि उस देश की इकोनॉमी को चौपट कर देती है। तो चौपट कर देती है तो लोगों में असंतोष व्याप्त होने लगता है। लोग अपनी सरकार से असंतुष्ट होने लगते हैं। अरे लोग तो भावुक होते हैं, उनको टेक्निकलिटी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें अगर जाएंगे समय पर पानी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेंगे, रोजनामचा की वस्तुएं नहीं मिलेंगी, तो अपना सारा आक्रोश सरकार पर उतारते हैं बिना इस बात की परवाह किए हुए कि क्या जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ऐसा है कि सरकार उसको मुहैया कर सके। अब सरकार की मजबूरी होती है कि उसको चुनाव जीतना होता है, और जो चुनावी प्रक्रिया में नहीं भी हैं तो वो पॉपुलर लीडर होते हैं, उनकी जवाबदेही तो और बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को खुश करके ही वो सत्ता में होते हैं। तो उनको लोगों का ध्यान बटाने के लिए आक्रामक विदेश नीति अपनानी पड़ती है। तो 1929-30 की जो आर्थिक मंदी आई, उसने एक तरह से इटली को परेशान कर दिया, और मुसोलिनी को लगा कि अब हमारी जो फासीवादी सरकार है, जो अब तक सस्ते दर पर राष्ट्रवाद को बेचकर लोगों के दिल जीत रही थी, अब वह नहीं चलेगा। अब हमें कुछ कंक्रीट इनको करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाना होगा, यानी आक्रामक विदेश नीति अपनानी पड़ेगी। और फिर उसने अक्टूबर 1935 में एक अफ्रीकी देश था इथियोपिया, जो मिस्र के बगल में था। वो अभी भी इथियोपिया, हालांकि अब अभी भी इस बार भी चर्चा में है क्योंकि वो डिस्टर्ब रहा है। उसने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया। जब उसने इथियोपिया पर आक्रमण किया, उसका एक नाम अबिसिनिया भी था। तो उस पर जब उसने अटैक किया तो ब्रिटेन बहुत क्रुद्ध हुआ। वैसे भी बेनिटो मुसोलिनी से ब्रिटेन काफी क्रुद्ध हुआ करता था, तो काफी क्रुद्ध हुआ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने तुरंत उसके विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी लाने की कोशिश की, और यह मामला उस समय तक मैंने आपको बताया राष्ट्र संघ का गठन हो चुका है, और लीग ऑफ नेशंस में यह मामला ब्रिटेन लाता है, उस पर आर्थिक नाकेबंदी लगाता है, और आर्थिक नाकेबंदी लगाकर और उसे पनिश करने की कोशिश करता है। अब देखिए, फ्रांस की मजबूरी है कि फ्रांस के आंखों से आंसू गिर रहे थे, वह रो रहा था मन ही मन, क्योंकि वह मुसोलिनी का पत्ता खेल रहा था हिटलर के अगेंस्ट में। वो जानता था कि अगर मुसोलिनी के अगेंस्ट में वोटिंग होगी तो हिटलर के कैंप में चला जाएगा। लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो एक रेस्पॉन्सिबल पावर था, और ब्रिटेन उस मामले को ला रहा था। वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन था। वो जानता था कि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। आज अगर मुसोलिनी को सफलता मिलेगी तो हिटलर उससे उत्साहित होकर हमारे बॉर्डर को तोड़ देगा। इसलिए न चाहते हुए भी उसको वोटिंग करनी पड़ी, और जो डर था वही हुआ। उसी समय हिटलर ने तुरंत एक कदम उठाया, और उसने मान्यता दे दी जर्मन मुसोलिनी के द्वारा जो अबिसिनिया या इथियोपिया को जीता गया था, उसको हिटलर ने मान्यता दे दी, और मुसोलिनी के पक्ष में उसने हथियार भेजे, हथियारों से सहायता की, और इथियोपिया विजय पर मान्यता दे दी। परिणाम हुआ, जो अब तक जो बेनिटो मुसोलिनी पूर्वी यूरोप में हिटलर के प्रसार के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा थी, वो अब हिटलर का सहयोगी बनी। और 1936 में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, उसको कहते हैं रोम बर्लिन धुरी का निर्माण। मतलब मुसोलिनी ने बर्लिन की यात्रा की, हिटलर ने इटली की यात्रा की, और रोम बर्लिन धुरी बना, वही धुरी थी एक्सिस। अब चलिए आपको मैं थोड़ा और दूर ले चलता हूं, क्योंकि एक खलनायक को और भी लाना होगा, और उसका नाम होगा वो होगा जापान, तोजो, उसका प्राइम मिनिस्टर। तो वहां पर जो जापान है, जापान का आलम यह है कि जापान एशिया पैसिफिक में, अब ये अभी जो आप जापान देख रहे हैं, जो अभी एशिया पैसिफिक में पीस का प्रोटेक्टर है, यह जापान का अपना एक अलग इतिहास है। कभी किसी लेक्चर में मैं जापान का इतिहास आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि वह भी देश बड़ा यूनिक है, बहुत यूनिक कंट्री है, वह भी अस्मरणीय है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जापान बेसिकली एक बहुत, उसकी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, चाइना में थी, चाइना से मंचूरिया छीना था, चाइना से उसने पहले ही ताइवान छीन चुका था, कोरिया का क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था। अब क्या हुआ कि धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में वो एलाइड पावर्स के साथ था, उसको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में चाइना का शांतुंग का क्षेत्र मिल गया। लेकिन जो अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका, वह जापान से बहुत क्रुद्ध था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य महत्वाकांक्षा अटलांटिक में नहीं थी, ना अफ्रीकी महाद्वीप में थी, उसका पैसिफिक क्षेत्र में थी, एशिया पैसिफिक में।
तो एशिया प्रशांत में उसके जो अमेरिका के हित थे वो जापान से टकरा रहे थे। इसलिए इस इसके शीघ्र बाद, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के शीघ्र बाद 1921-22 में अमेरिका में वाशिंगटन में एक नौसैनिक सम्मेलन अमेरिका ने बुलाया और जापान की नौसैनिक क्षमता को कट करके उसके पड़ोसियों की क्षमता से भी कम कर दी। मतलब उसकी आधी बना दी, अमेरिका से आधी बना दी, ब्रिटेन से। मतलब उसकी उसकी जो नेवल फोर्स था, नेवल स्ट्रेंथ था, उसको शार्पली रिड्यूस कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो जापान के तो पंख कतर दिए, लेकिन जापान उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया, क्योंकि जापान इस बात को जानता था अभी अगर इसके साथ किसी भी तरह से मैं मतभेद पैदा करूंगा या नियमों का उल्लंघन करूंगा तो इसका दुष्परिणाम होगा कि अभी सब मिलकर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। उसने सहन कर लिया। उस समय एक जापान के न्यूज़पेपर में समाचार भी छपा था कि आज जापान असहनीय को सहन करने के लिए विवश है। खैर एनीवे, फिर आगे क्या हुआ कि जापान ने 1931 में मंचूरिया पर हमला कर दिया। खैर उसका अपना एक दूसरी अलग कहानी है जिसको मंचूरिया संकट बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई जब रोम बर्लिन धुरी बना, उससे पहले जब हिटलर का उद्भव हुआ, जब हिटलर ने वारसाई की संधि का उल्लंघन शुरू किया, मुसोलिनी पहले से ही कर रहा था, तो वैसी स्थिति में जापान को भी थोड़ा सा उत्साह हुआ और जापान ने एक अल्टीमेटम दे दिया 1934 में एलाइड पावर्स को कि देखिए ऐसा है कि आप लोग हमें या तो वाशिंगटन की संधि के प्रबंधन से मुक्त कर दीजिए, अन्यथा हम 2 वर्ष का समय अवधि आपको देते हैं, 2 वर्ष में हम स्वयं ही बाहर हो जाएं। अब वही हुआ। अब कौन उसका जवाब दे? ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप की समस्याओं में ग्रस्त था। यूएसए इस महाद्वीप से मतलब तोड़ चुका था। वो एक पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन में, एक पृथकतावाद की नीति में जी रहा था। तो कोई उस जापान के अल्टीमेटम का जवाब तक देने वाला नहीं था। जापान ने इसका फायदा उठाकर 1936 में अपने आप को उस ट्रीटी से बाहर करके नौसैनिक तैयारी शुरू कर दी और फिर उसने भी हिटलर और मुसोलिनी के साथ एक समझौता कर लिया। इस प्रकार से आप देखेंगे रोम बर्लिन एक्सिस धुरी का निर्माण हो गया। उसका उसका बैकग्राउंड तो 1936 में ही बन गया, लेकिन पूरी तरह से जो पैक्ट आया है वो 1940 में आया है। लेकिन इस तरह से ये तीन जो एविल फोर्सेस दुनिया के थे वो एक दूसरे के करीब हो गए और उसको रोका नहीं जा सका। और अंत में इसका नतीजा था कि ब्रिटेन और फ्रांस अकेले दम पर अब इन तीनों को नहीं रोक सकते थे। यूएसए इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। मैं आपको याद दिला दूं, यूएसए इस युद्ध में तब कूदा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब स्वयं उसके पर्ल हार्बर पर अटैक होगा 7 दिसंबर 1941 को, लेकिन तब तक बातें बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। अब चलिए हम आपको याद दिलाते हैं एक चीज और फिर तब एक बार फिर पीछे जर्मनी पर हल्का सा लाऊंगा। फिलहाल मैंने इतना बैकग्राउंड आपको हिटलर, मुसोलिनी और जापान की समस्या को बता दिया। अब आते हैं यहां रूस के ऊपर। देखिए, एक समय था ये पूरा यूएसएसआर था और कोल्ड वॉर में अमेरिका का बहुत बड़ा राइवल था। मैंने अपने एक लेक्चर ताइवान वाले में, चूंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स ऐसे हो जो केवल 5 मिनट लेक्चर सुनने नहीं आते हो, मेरे पूरे लेक्चर को सुनते हो और आपके इन्हीं जिज्ञासा के कारण हम इतनी व्यस्तता के बावजूद भी समय समय पर आपको लेक्चर देते रहते हैं। उस लेक्चर में मेरा उद्देश्य आपको सूचना देना नहीं होता है। अब फिर मैं आपको एक बार याद दिलाऊं, माई ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू अ थिंकिंग क्रिएचर। मैं आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाना चाहता हूं कि आप खुद से भी जब पढ़े तो चीजों को इंटीग्रेट करके देखें। उसमें आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो कोल्ड वॉर के दिनों में उसी समय अमेरिका के दिमाग में एक योजना आई, विशेषकर तब जब 1969 में सोवियत रूस और चीनी सरकार के बीच, जो माओ सेतुंग था, उनके बीच मतभेद हो गया। दोनों के बीच एक सीमा विवाद शुरू हो गया उसूरी रिवर के पास और फिर दोनों के बीच तनाव हो गया। इसका फायदा यूएसए ने तब उठाया क्योंकि यूएसए के एक डिप्लोमेट का नाम मैंने आपको बताया था जिनका नाम था हेनरी किसिंगर। तो हेनरी किसिंगर ने दोनों के बीच मध्यस्थता की 1971 में और फिर उसका परिणाम हुआ निक्सन और माओ सेतुंग के बीच आपस में वार्ता हुई और चीन आ गया यूएसए के खेमे में।
तो मतलब ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो निक्सन मानता है। अभी भी मैं आपको बुक रिव्यू की सीरीज में बहुत जल्दी आपको दे रहा हूं। बुक सीरीज की उस सीरीज का मेरा उद्देश्य क्या होगा वो भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। तो उसमें आप देखोगे जो हेनरी किसिंगर जब आता है तो हेनरी किसिंगर का अपना कैलकुलेशन ये है कि अगर चाइना सोवियत रूस से अलग हो जाएगा तो हम शीत युद्ध जीत लेंगे। और वो थोड़ा सा चाइना के प्रति वो फैसिनेटेड भी है, उसको लगता है कि चाइना एक एक्सेप्शनल कंट्री है वगैरह वगैरह। उसको चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म हूं नाम देता है, मैं आपको उस पर चर्चा कर चुका हूं। इस तरह से तुम देखते हो कि सोवियत रूस को आइसोलेट करके चाइना को अपने कैंप में ले आया और इसका परिणाम हुआ चाइना ने इसका फायदा उठाकर अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर बना लिया। आप याद है पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि यूएसए इस उम्मीद से जा रहा था कि थोड़ा सा चाइना का मैन पावर का इस्तेमाल करूंगा, चाइना का रिसोर्सेस का इस्तेमाल करूंगा और अमेरिकन कैपिटलिस्ट धनी होंगे। लेकिन चाइना ने खुद ही 1978-79 में अपने आर्थिक उदारीकरण की नीति आरंभ कर दी देंग चियाओपिंग ने। और उसका नारा आप याद रखिए, उसने नारा नहीं था, मतलब उसने अपने लोगों को सुझाव दिया था कि हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। मतलब कि आप अपनी शक्ति को छिपाओ और अपने समय की प्रतीक्षा करो। ऐसा करके चाइना अपनी बढ़त करती रही। 1971 से लेके 89 तक चाइना काफी बढ़त कर ली। फिर 2001 में वो WTO का मेंबर भी बन गया और अमेरिका के सहयोग से तो पहले ही हुआ यूएनओ में उसका जो ताइवान की जगह उसको सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिल गई, वह यूएनओ का मेंबर बन गया। तो चीनी गणतंत्र ने अपने आप को दुनिया में अमेरिका की बदौलत स्थापित कर लिया। अब क्या है कि जब शीत युद्ध का अंत हुआ, वाकई में सोवियत रशिया खुद हार गया, इंटरनली डिफीट हो गया। इसकी वजह है कि उसके बहुत गोर्बाचोव की नीति, जो मिखाइल गोर्बाचोव मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, और सोवियत रशिया टूट गया। सोवियत रशिया के टूटन के समय मिखाइल गोर्बाचोव ने बहुत आगे बढ़कर शांति स्थापित की थी, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। मैंने यह भी आपको बताया था कि जिस समय शीत युद्ध समाप्त हुआ और जर्मनी का रियूनिफिकेशन हुआ था, दो जर्मनी जब एक हुआ था, तो जर्मनी को एक होने के समय भी मिखाइल गोर्बाचोव के लिए कष्टकर प्रक्रिया थी, क्योंकि पूर्वी जर्मनी कम्युनिस्ट थी जो पश्चिम के साथ मिल रही थी, न कि पश्चिम पूर्वी के साथ मिल रहा था। और सबसे बढ़कर वह जर्मनी नेटो का मेंबर होने जा रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव ने उसे सहन किया। मिखाइल गोर्बाचोव ने उसे सहन किया और उसे सहन करने के बाद उसने यूएसए को से वादा लिया कि भाई अब कम से कम नेटो को यहीं तक रहने देंगे। और जब ये टूट चुका था तो अब ये ठीक है, इसके पास न्यूक्लियर पावर था, उसको भी यूएसए और या यूएसए की तरफ सहायता के लिए देख रहा था मित्र पावर के बीच। तो पहली बात, तो पहला ईगो तो सोवियत रशिया का, सॉरी, रूसी गणतंत्र का उस समय हर्ट हुआ होगा, जहां तक मुझे ध्यान है कि HW बुश, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पिता थे, उन्होंने उस समय बाद में रीगन के बाद आ गए थे। तो इधर मिखाइल गोर्बाचोव त्यागपत्र दे रहा था, उधर वो अमेरिकन कांग्रेस में अपना प्रसिद्ध स्पीच दे रहा था, शीत युद्ध जीतने का सिहनाद कर रहा था। पहले सोचना चाहिए कि जिसने इतना आगे बढ़ चढ़कर काम किया है उसके आप आत्म गौरव को क्यों अब कष्ट दे रहे हो? वह भविष्य में उसके लिए बहुत कष्टकर हो सकता है। तो एक तरह से मिखाइल गोर्बाचोव अपमानित हुआ। खैर चलिए, अब इसके 15 गणतंत्र अलग हो गए, फिर भी यह रूसी गणतंत्र सबसे बड़ा था। तो अब अलग अलग गणतंत्र हुए तो एक कॉमन प्रेसिडेंट तो रह नहीं गया। रूसी गणतंत्र का प्रेसिडेंट बना बोरिस येल्त्सिन, और बोरिस येल्त्सिन उसी का उत्तराधिकारी व्लादिमीर पुतिन है। बोरिस येल्त्सिन ने अमेरिका की तरफ सहायता के लिए देखा और अमेरिका ने उसे आश्वासन दिया कि हम आर्थिक सहायता करेंगे, आपको इकोनॉमी को उभरने में सहायता करेंगे। ओके, तो जब अमेरिका की अब इकोनॉमी को उभरने में सहायता करेंगे और सहायता के लिए देख रहा है, अगर उस समय मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर उस समय यूएसए ने रूस के साथ एक मित्रतापूर्ण संबंध अगर बनाया होता तो आज वर्ल्ड ऑर्डर किसी दूसरी दिशा में जा रही होती। लेकिन यूएसए के मन में तो कोई अलग खिचड़ी पक रही थी
कि इसको अपमानित किया जाए या इसको जितना परेशान किया जाए। बोरिस येल्त्सिन यूएसए की तरफ टकटकी लगाकर मर गया, अंत में उसका हार्ट अटैक हुआ, उसका डेथ भी हो गया, और वह इसने रूसी गणतंत्र की सहायता नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, इसने पुराने जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उसको नेटो के मेंबर्स के रूप में लेना शुरू किया। जो पुराने उसके कम्युनिस्ट ब्लॉक के, चूंकि पहले उसके ब्लॉक के थे, उसको लेना शुरू किया। और फिर तो हद हो गई, उसने पुराने रूसी गणतंत्र के मेंबर्स को लेना शुरू किया। उनसे पूछिए कि नेटो की जरूरत क्या थी, वार्सा पैक्ट भंग हो चुका था, तो फिर ऐसा क्यों? तो फिर उनके मेंबर्स को लेना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ कि ये धीरे धीरे रूस ग्रिप्ड होता चला गया। ये कहानी मैं पीछे भी दोहरा चुका हूं, इसलिए मैं इसको आगे और नहीं बढ़ाऊंगा। मैं इसको एक इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा मुद्दा आपको बताना चाहता। अब देखिए, जब यह सब हो रहा था 1990s में, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ रहा था, नेटो की शक्ति को बढ़ा रहा था, उसके मेंबर्स को बढ़ा रहा था। और चीन तब तक अपने शक्ति को, अब जैसे देंग चियाओपिंग, जियांग जेमिन, हु जिनताओ, इसके एक के बाद एक फेज आता गया। अब इस फेज के बाद अब जब जरूरत रही, जो चीनी गणतंत्र, तब तक जो चाइनीज रिपब्लिक है वो बहुत पावरफुल और फॉर्मिडेबल हो गया, उसकी पॉलिसी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई। तो हमें यहाँ पर हेनरी किसिंगर महोदय जैसे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे उनसे पूछना था, उनको यह क्यों नहीं दिख रहा था कि एक बार, चूंकि रूस के पास फिर भी अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे मजबूत वॉर मशीनरी थी, तो उनको सोचना चाहिए था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ही साथ दो पावर को डेजर्ट कर रहे हैं और चाइना एक ज्यादा फॉर्मिडेबल पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है। और मैं थोड़ा पीछे ले चलूं, जिस तरह से मुसोलिनी ने हिटलर की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाकर रखा था, उसी प्रकार से रूस चीन की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाकर रख सकता था। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि चीन और रूस के बीच कभी भी सहमति नहीं रही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। चीनी, ये ठीक है कि चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई, स्थापना के काल से ही सोवियत रसिया और चीन के बीच एक तरह से दूरी, एक मानसिक दूरी बनी रही, दोनों के विचारों में टकराहट होती रही। और अंत में तो नौबत यह आ गई कि चाइना और रूस के बीच एक बहुत बड़ी राइवलरी हो गई, और वो दोनों एक दूसरे को कभी भी बहुत पसंद नहीं करते थे। तो जिस तरह से चाइना का री इमरजेंस हो रहा था और सोवियत रूस का विघटन हो चुका था, उसमें एक सुनहरा मौका पश्चिमी देशों के लिए था कि सोवियत रूस के साथ सहयोग की नीति बना के वह अब चाइना को टेथर कर सकता था, चाइना को नाथ सकता था, चाइना को रोक सकता था। लेकिन उसको इस, जो कि रूसी गणतंत्र, रूसी यूएसएसआर, सोवियत रूस के विघटन के बाद अब रूस से उसे क्या परेशानी थी? रूस तो उसकी तरफ सहायता के लिए देख रहा था। रूस अब दुनिया का सुपर पावर नहीं रह गया था, उसके पास मिलिट्री पावर था, उसको बड़े प्यार से यूएसए उसको अपने खेमे में ला सकता था, उसकी सहायता से वर्ल्ड ऑर्डर को बना सकता था। तो उस समय हेनरी किसिंगर जैसे यूएसए के डिप्लोमेट चीन को भावी खतरा के रूप में क्यों नहीं देखा कि चीन एशिया पैसिफिक में एक बहुत बड़ा डेंजर के रूप में इमर्ज हो रहा है, और पल प्रतिपल वो रूस को अलग करते रहे, नेटो का विस्तार करते रहे। परिणाम हुआ कि व्लादिमीर पुतिन जैसा एक एग्रेसिव लीडर आ गया। और मुझे याद है, आप याद करिए 2021 में, अगर आपकी मेमोरी में होगी, तो मुझे याद है जब चाइना में, जब अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि भाई आज की तारीख में हमारे लिए सोवियत रूस, हमारे लिए रूसी गणतंत्र खतरा नहीं है, सोवियत रूस तो अब है ही नहीं, हमारे लिए चीन खतरा में है, यूएस वहां से निकलकर अटलांटिक से पैसिफिक की तरफ मुड़ गया, एशिया पैसिफिक में, और उसका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया पैसिफिक। उसने एक नए प्रकार का नेटो वहां बनाने की कोशिश की, जो क्वाड है, उसको कहते हैं न्यू नेटो इन एशिया पैसिफिक, वहां उसने बनाया। तो अब वह चाइना को रोकना चाह रहा है। उस समय भी उसे क्या जरूरत थी यूक्रेन में या इन क्षेत्रों को अभी नेटो के मेंबर्स बनाने की, जब एक तरफ चाइना था? तो उसी, ये दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स को एहसास क्यों नहीं हुआ कि अगर चीन और रूसी गणतंत्र
एक दूसरे के साथ अलाइंड हो जाता है और दुनिया के और भी कुछ इस तरह के डिसग्रंटल्ड कंट्रीज है वो उस अलायंस के साथ मिल जाते हैं, तो पूरी दुनिया का ध्रुवीकरण हो जाएगा और अमेरिका के कंट्रोल से बाहर होगा उसे रोकना। इस बात का एहसास क्यों नहीं था? तो वही आप देखेंगे कि वही हुआ जिसका डर था। अब व्लादिमीर पुतिन नाटो के विस्तार और दूसरी तरफ वहां पर थी वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन तो नहीं था, विश्व आर्थिक मंदी तो नहीं थी, लेकिन विश्व आर्थिक मंदी की जगह, हाँ, विश्व आर्थिक मंदी 2008-9 में आ चुकी थी। वो तो अपना स्लो, वो वर्ल्ड रिसेशन उसको बोलते हैं, वो अपनी स्लो मोशन में जा रही थी। आ गई पैंडेमिक। पैंडेमिक ने उधर चाइना को भी कटघरे में ला दिया। वहाँ पर भी कोविड का इम्पैक्ट वहाँ के लोगों के ऊपर था। फिर चाइना पर एक चार्ज भी आ रहा था कि वह कोविड का जन्मदाता वही है। उन सब से बचने के लिए चाइना ने भी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपना ली। इधर व्लादिमीर पुतिन का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी फेल कर चुका था। रूसी गणतंत्र की इकोनॉमी रसातन में मिलती जा रही थी और पेट्रोलियम के मूल्य में अचानक से गिरावट आ गई थी। उसकी भी इकोनॉमी खतरे में पड़ गई थी। जैसे हिटलर ने 1929-30 की आर्थिक मंदी के बाद हिटलर जन्म लिया। 1929-30 की आर्थिक मंदी के बाद मुसोलिनी एग्रेसिव हुआ। उसी प्रकार से व्लादिमीर पुतिन भी अब एग्रेशन का बहाना ढूंढ रहा था। अमेरिका ने दे दिया और यूक्रेन पर उसने हमला कर दिया। आज की तारीख में आप अगर किसी भी रिप्यूटेड में, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न जर्नल्स है जैसे टाइम मैगजीन है या द इकोनॉमिस्ट है, एक वर्ल्ड इंटरनेशनल है, इन सब को हमने सब्सक्राइब किया हुआ। तो टाइम टू टाइम उनके जर्नल्स और मैगजीन्स को देखते हैं। उसमें जो भी हम वेस्टर्न मैगजीन में देखते हैं उसमें यूक्रेन पर जो हमला हुआ है, वो यूक्रेन पर रसिया के हमला की तुलना हिटलर के द्वारा चेकोस्लोवाकिया के हमले पर कर रहे हैं। अब हिटलर के द्वारा जो चेकोस्लोवाकिया पर हमला हुआ था, वो आपको जिज्ञासा थोड़ी सी होगी तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हुआ ऐसा कि यह यूगोस्लाविया, इसमें 30 लाख जर्मन जनसंख्या यहाँ पर थी। सुडेटेनलैंड एक जगह है। तो वर्साय की संधि में जर्मनी से काटकर जर्मनी से काटकर, यहाँ तो ये गलत हो गया, तो वाकई ये गलत हो गया, ये मैप नहीं है, सॉरी, मैं एक दूसरा मैप निकालता हूं। जैसे ये थोड़ा ब्लर्ड है, हाँ ये आ गया, ये है चेकोस्लोवाकिया। इसमें क्या है कि 30 लाख जर्मन जनसंख्या को काटकर वो जर्मनी से निकाल के चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया था। वही पहले हिटलर ने अल्टीमेटम दिया कि देखिए हम चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने जा रहे हैं, सॉरी सुडेटेनलैंड पर हम कब्जा करने जा रहे हैं क्योंकि उस पर 30 लाख जर्मन जनसंख्या है। तो अब फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर डेलेडियर था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन था। हालांकि चर्चिल अपोजिशन पार्टी का लीडर था। चर्चिल ने कहा था कि एडोल्फ के प्रयास की कोई सीमा नहीं है, आप उसको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हो परंतु आप विफल हो जाओगे क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि वॉर के बिना कोई चारा नहीं है। लेकिन डेलेडियर को और कहीं ना कहीं चैम्बरलेन को लगा कि एक बार हिटलर से डील करते हैं, शायद उसको हम सुडेटेनलैंड दे दे तो संतुष्ट हो जाए और भविष्य में वार ना करें। फिर वही हुआ। सुडेटेनलैंड का क्षेत्र 1938 में एक प्रसिद्ध संधि हुई, आप लोग भी कहीं देखते हुए, कई बार मैंने भी चर्चा की है, म्यूनिक की संधि। तो म्यूनिक की संधि में सुडेटेनलैंड का क्षेत्र हिटलर को दे दिया। लेकिन हिटलर की प्यास वहां बुझी नहीं। सितंबर 1938 में सुडेटेनलैंड उसको मिला म्यूनिक की संधि के आधार पर, और मार्च 1939 तक उसने लगभग पूरे चेकोस्लोवाकिया को जीत लिया। तब ब्रिटेन और फ्रांस को एहसास हुआ कि नहीं, यह सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। तब वो एग्रेसिव स्थिति में आए और फिर जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो तब उन्होंने वॉर में प्रवेश कर गए। तो कुछ क्रिटिक्स जो अमेरिकन क्रिटिक्स हैं और थोड़ा प्रो अमेरिकन जर्नल्स हैं उनका, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने यूक्रेन की तुलना चेकोस्लोवाकिया से की और यह दिखाने का प्रयास किया है कि जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने आज यूक्रेन पर हमला किया उसी प्रकार से हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया। लेकिन वो अपनी तारीफ की खुद पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों में फर्क यह है, उस समय जब चेकोस्लोवाकिया पर हिटलर ने हमला किया तो मित्र राष्ट्र उस समय ठगे खड़े रहे। इस बार जो नाटो है वो ठगा खड़ा नहीं है, वो यूक्रेन को पूरी से हथियारों से सहायता देकर उसे बचा रहा है। क्योंकि अगर यूक्रेन गिर गया तो यूक्रेन के गिरने के बाद इस तरह से चेकोस्लोवाकिया गिर गया तो फिर
पोलैंड पर हमला हुआ, जर्मनी ने दूसरा हमला पोलैंड पर किया था, वहीं से वॉर शुरू हुआ। तो उनका कहना है अगर यूक्रेन गिर गया तो फिर पोलैंड है, तो पोलैंड पर हमला होगा। तो पहले ही मित्र राष्ट्र यूक्रेन में ही उसे शिकस्त दे रहे हैं। लेकिन भाई क्या सहायता आप यूक्रेन को कर रहे हो, आप वेपन्स दे रहे हो, यूक्रेन का डिवास्टेशन हो रहा है, लेकिन आप इससे बड़ी सहायता आज की तारीख में कर भी नहीं सकते हो। क्योंकि आप अगर दोनों परमाणु न्यूक्लियर पावर है, दोनों के पास हाइड्रोजन बम है, दोनों के पास दुनिया के संहारक हथियार हैं जो पूरे पृथ्वी का विनाश संभव है, तो आज खुली सहायता अगर जो बाइडेन या नेटो ने नहीं दिया तो समझो वर्ल्ड वॉर के से दुनिया थोड़ी समय के लिए टली हुई है। अगर इक्वली अमेरिका भी उधर तैयार और एग्रेसिव हो गया होता तो कोई इसमें शक नहीं है कि वर्ल्ड वॉर जैसी चीज छिड़ जाती। और चाइना को अवसर मिल गया। अब देखिए वहां पर आप देखे थे रोम, बर्लिन, टोक्यो, यहां पर धुरी बनी है मास्को, बीजिंग और तेहरान, क्योंकि तीसरा कंटेंडर ईरान है जिसको कि अमेरिका ने पंख कतर के रखे हुए थे। आज उसे अवसर मिला है। आपने देखा था कि व्लादिमीर पुतिन ने यात्रा की थी ईरान की, और कैसे ईरान ने सहमति जताई व्लादिमीर पुतिन के साथ और समर्थन किया। चाइना ने पुतिन को समर्थन किया। हालांकि यूक्रेन के मुद्दे पर चाइना खुला समर्थन वैसा नहीं कर रहा है जैसा मुसोलिनी हिटलर का करता था, लेकिन हाँ ये ठीक है कि वो तीनों का एक्सिस बन रहा है, और विशेषकर जो चाइना और रूस का एक्सिस धुरी बन रही है। और एक और दिलचस्प बात, आपको एक और समानता दिखेगी। उस समय अमेरिका ने यूरोप से मुंह मोड़ लिया था और अकेला ब्रिटेन और फ्रांस चारों तरफ मारा मारा फिर रहा था कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर को बनाओ। आज नौबत यह है कि अमेरिका अलग थलग पड़ गया है, उसके जो यूरोपीय पार्टनर्स हैं और अमेरिका के बीच उसी तरह से मतभेद है जिस तरह से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच था। जैसे ब्रिटेन को सबसे बड़ा खतरा लगता था एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी, और फ्रांस को सबसे बड़ा खतरा लगता था एडोल्फ हिटलर। अभी यूरोपीय देशों के लिए सबसे बड़ा टारगेट व्लादिमीर पुतिन है, तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टारगेट शी जिनपिंग है, यानी चाइना है। तो दोनों के परसेप्शन में भी अंतर है। क्वाड में यूरोपीय देशों को इंटरेस्ट नहीं है और अटलांटिक में अब अमेरिका का उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया। लेकिन हाँ, अभी जो रूस का एग्रेसिव पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है, वो तत्काल अमेरिका को अटलांटिक में इंटरेस्ट ला दिया है या काला सागर में इंटरेस्ट ला दिया है, लेकिन ये इंटरेस्ट कितने समय तक रह जाता है वो कहना मुश्किल है। अब मैं स्टूडेंट्स लास्ट में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके मन में एक बात यह होगी, उस समय वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, क्या अभी भी छिड़ सकता है? देखिए वो तो कहा नहीं जा सकता है। कई बार क्या होता है, वॉर कंफ्यूजन में हो जाता है। लेकिन जो पहले की स्थिति और आज की स्थिति है उसमें बहुत फर्क है। आज है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि दोनों के पक्ष के पास मारक हथियार है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ और अगर ओपन न्यूक्लियर वॉर हो गया तो दुनिया ही नहीं बचेगी। तो कोई भी न्यूक्लियर वॉर करने से पहले 100 बार सोचेगा, लेकिन गारंटी तो है नहीं, कभी हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मल या पूरे होशो हवास में नहीं होगा। तो अगर वॉर टल गया, एक बहुत बड़ा कारण है मैट यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की जो कैपेसिटी है वो। परंतु हमें इस बात से खुश ना हो कि वॉर टल गया तो दुनिया बच गई। अब देखो समस्या क्या है कि जब हिटलर और मुसोलिनी के टाइम में इतने कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेज वर्ल्ड को नहीं फेस करना पड़ा था जैसे आज करना पड़ रहा है। उस समय इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं था, पर्यावरण संकट नहीं था, उस समय न्यूक्लियर हथियार खतरा नहीं था, उस समय पैंडेमिक जैसी चीज आकर स्पेनिश फ्लू चली गई थी, लेकिन पैंडेमिक का उतना बड़ा खतरा नहीं मर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर वर्ल्ड वॉर टल रहा है तो इसका कारण है कहीं ना कहीं दुनिया में जो एक ग्लोबल इकोनॉमी बन गई है, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच इतना है कि वॉर उन दोनों के बीच छिड़ गए और पेट्रोलियम की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। दुनिया में एक के बाद दूसरे देश हैं वो इस वॉर के कारण बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। आपने श्रीलंका का हाल देखा,
बांग्लादेश भी उसी कगार पर है, नेपाल की वैसी ही हालत हुई पड़ी है, पाकिस्तान की भी स्थिति अच्छी नहीं है और इस तरह से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो इस आर्थिक तंगी और संकट के शिकार हो रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई आप अगर डायरेक्ट वॉर नहीं भी छिड़ता है तो आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब पर्यावरण के मुद्दे पर, परमाणु हथियार के परिसीमन के मुद्दे पर और पैंडेमिक के मुद्दे पर जो सहयोग की नीति है उसकी सहमति कैसे बनेगी, तो दुनिया सरवाइव कैसे करेगी। दुनिया के लिए आज आर्मी उतना बड़ा खतरा नहीं है, वॉर उतना बड़ा खतरा नहीं है, जितना बड़ा खतरा इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर हथियार का प्रॉब्लम है और पैंडेमिक का प्रॉब्लम है। इसलिए हम ये कामना करते हैं कि आगे सब कुछ ठीक रहेगा और हम इतिहास से सबक लें, हम उस ट्रेजेडी को फार्स के रूप में ना बदलने दे, तभी ये दुनिया बच पाएगी और हम सभी का भला होगा। तो हम आपसे यही सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वर्तमान पर जब नज़र डालिए, एक नज़र इतिहास पर जरूर डालिए, बिकॉज हिस्ट्री इज फुल ऑफ लेसन्स। तो मैं स्टूडेंट्स आज मैं यही रुकना चाहूँगा, अब दूसरे दिन किसी दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू।